नमस्कार, आप सभी का हॉटस्पॉट लर्निंग जोन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम पिछली कक्षा में जो वास्तविक संख्या शुरू किए थे 10वीं कक्षा एनसीईआरटी की, उसके आगे का भाग करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका देखा था और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना सीखा था। उसमें हम लोगों ने उदाहरण 1 देखा था। आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने से है। जो भी लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो पहले पिछले वीडियो को देखिए, क्योंकि उसका लिंक इस वीडियो के साथ जुड़ा हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वो देखने के बाद ही दूसरे वीडियो को देखिए, ताकि आपको ये पता हो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। हमारा प्रश्नावली 1 में जो पहला प्रश्न है वो कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो मैं पहले प्रश्न को लिखता हूं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। इसका एक का एक क्वेश्चन कह रहा है 135 और 225। 135 और 225 का हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा एचसीएफ निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने का हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था, हमने उदाहरण 1 भी देखा था। तो आइए देखते हैं, जब भी हम ये ढांचा बनाते हैं तो इसमें बड़ी संख्या को रखते हैं। मान लीजिए ये दो भाई हैं, तो इसमें जो बड़ा भाई है वो इस घर के अंदर रहेगा और छोटा भाई उसके बाहर रहेगा। अब घर बना, छोटा भाई अंदर, बड़ा भाई अंदर और छोटा भाई बाहर। तो जब भी हम घर के अंदर लिखेंगे, जो 2 संख्या लिखी हुई है उसमें से बड़ी संख्या को अंदर रखेंगे और छोटी संख्या को बाहर रखेंगे। उसके बाद इसमें भाग देते हैं। तो ये एक बार में 135, 5 में से 5 गया 0, यह इससे कैरी लेगा, 12 में से 3 गया 9, 90। अब इससे हम, अब ये जो छोटा पहले जो बाहर था वो अंदर आ जाएगा। अब इसमें एक बार में 90, 5, 4। अब यहां पे ये 90 आ जाएगा, 45, ये शेषफल 0 हो गया। तो शेषफल 0 हो जाते ही हमारा एचसीएफ निकल जाता है। जो भाजक है सो शेषफल 0 करता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। पिछली कक्षा में हमने सीखा था कि इस करने के बाद हमें इसे एक खास रूप में इसे सजाना है, जो कि ऐसे था कि पहले हम यहां पे भाज्य को लिखते हैं। यहां अगर इसका बात करें, इसको ले तो 225 बराबर भाजक 135 गुणा 1 और प्लस शेषफल 90। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो भाजक था वो अगली बार भाज्य बन जा रहा था और जो शेषफल था वो हमारा भाजक हो जाता था, गुणा 1 प्लस 45। फिर उसी तरह से 90 बराबर 45 गुणा 2 जोड़ 0। जैसे ही शेषफल 0 हो गया तो जो हमारा भाजक ये काम करता है शेषफल 0 लाने का, वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो हमने देखा कि ये प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न था, जिसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना था। तो ये हमने किया। अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220, 38,220। ये हमारा दूसरा प्रश्न है।
आज के वीडियो का। इसमें इसको भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले जो अभी पिछले वीडियो में भी हमने किया, पिछले प्रश्न में भी किया था, एक भाग का ढांचा बनाएंगे और अंदर कौन रहेगा, वो संख्या अंदर रहेगा जो दोनों संख्या में बड़ी रहती है। तो बड़ी छोटी का हमें पता है, ये होता है संख्या रेखा, ये शून्य होता है और इससे जिससे जैसे जैसे हम दाहिने तरफ बढ़ते हैं संख्या बड़ी होती जाती है और बाएं तरफ बढ़ते हैं तो संख्या छोटी होती जाती है। यह 1 2 3 इस तरह से ये बढ़ती जाती है। तो यहाँ अंदर लिखेंगे हम 38,220, इसमें हम 196 का भाग देंगे। एक बार में 196, फिर ये घटेगा 12 में से 6 गया 12 में से 6 गया तो 6, ये बच जाएगा आपको 7, 17 में से 9 जाएगा तो 8 और ये 2 में से 1 गया तो 1, ऊपर से 2 उतरेगा। अब हम 9 बार में लगाएंगे, 9 6 9 6 54 का 4 हासिल 5, 9 81 और 5 86 का 6 हासिल 8, 9 एकम 9 9 8 17, ये यहां से घट के आपको उतरेगा 8, यहां से 9 और आपको ये 0 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से ये 0। अब 19 5 95, 6 5 30, 95 30, ये 5 बार में लग जाएगा 980। अब देखिए ये 0 0 0, ये 196 ही है, जिससे इस संख्या में भाग लगते ही ये शेषफल हमारा शून्य हो गया। तो हमारा भाजक जो पहले 196 था, इसमें 2-3 बार प्रोसेस नहीं करना पड़ा कि फिर ये गया, तो ये पूरी चूंकि यह पूरी तरह से इसको काट दिया, शेषफल 0 कर दिया, तो हमारा HCF ये हो जाएगा। तो इसको जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे 38,220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0, यानी कि 38,220 बराबर 196 गुणे 195 जोड़ 0, और ये जो भाजक है हमारा, यही हमारा HCF हो जाएगा, क्योंकि इसने ही शेषफल शून्य किया है। तो पहले प्रश्न में भी हमने देखा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हमने HCF ज्ञात किया, और दूसरे प्रश्न में भी। अब आते हैं तीसरे प्रश्न को देखते हैं। पहले क्वेश्चन के अंतर्गत जो तीसरा प्रश्न है 867 और 255। तो जैसा कि हम जानते हैं भाग का ढांचा बनाते हैं, बड़ी संख्या को इसके अंदर लिख देते हैं। बड़ी संख्या हमारी है 867 और छोटी संख्या है 255, 255। ढाई सौ गुना 3 750, तो ये 3 बार में हम लगाते हैं। 5 या 15 का 5 हासिल 1, 5 या 15 1 16 का 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 765, ये घटेगा उतरेगा 2, इस 6 में से 6 गया तो 0 और यहां से बचेगा 1। अब यहां पे 255, 2 बार में 204, यहां से 1, यहां से उतरेगा 5, ये 0। अब ये 102 यहां आ जाएगा, भाज्य बन जाएगा, 51 मेरा भाजक हो जाएगा। 2 बार में 102 पूरी तरह से कट जाएगा, यानी कि हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जो भी हम पिछली प्रश्नों में हमने किया है कि शेषफल जो भाजक शेषफल शून्य करता है वो हमारा HCF हो जाता है। तो अब इसको लिख देते हैं, 867 बराबर 255 गुना 3 जोड़ 102। अच्छा, ये कौन सा रूप था, A बराबर BQ प्लस
आर, ये प्रमेयिका जो थी उस पर आधारित ये रूप है, जहां ए हमारा भाज्य, बी हमारा भाजक, क्यू हमारा भागफल और आर हमारा शेष। अब आते हैं आगे दूसरा, अगला बार भाजक भाज्य बन जाएगा 255 बराबर 102 गुणा 2 जोड़ 51, 102 बराबर 51 गुणा 2 जोड़ 0, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, हमारा 51 हो जाएगा HCF। तो हमने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न 1 के अंतर्गत जो 3 क्वेश्चन थे जिसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा ज्ञात करना था, बारी बारी से किया। अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार और देखेंगे, फिर से देख लीजिएगा। और इससे पहले वाला वीडियो जो इसका पार्ट 1, ये पार्ट 2 है, 9वीं कक्षा वास्तविक 10वीं कक्षा वास्तविक संख्या का जो पार्ट 1 है वो आप जरूर देखेंगे। उसमें पूरी डिटेल से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझाया गया है। अब हम लोग इसका जो अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न बोलता है, दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इसको हल करने से पहले हम उदाहरण 2 और उदाहरण 3 को देखेंगे, क्योंकि अगर उदाहरण 2 और उदाहरण 3 को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो जो प्रश्नावली 1.1 का जो प्रश्न संख्या 2 तथा 4 और 5 जो प्रश्न है वो हम लोग आसानी से कर लेंगे, क्योंकि ये जो दोनों उदाहरण और ये तीनों प्रश्न एक ही तरह के ढांचे पे है, एक ही तरह से ये तीनों बनेंगे, जो कि इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो हम लोगों ने सीखा था पिछले वीडियो में उस पर आधारित है। तो पहले हम लोग उदाहरण 2 को अच्छी तरह से समझते हैं। अगर उदाहरण 2 हमने एक अच्छी तरह से समझ लिया तो उदाहरण 3 तथा इसके इस पर आधारित जो प्रश्न हमारे इस प्रश्नावली 1.1 में दिए गए हैं उसको बहुत ही आसानी से करेंगे। तो पहले मैं उदाहरण 2 को यहां लिख देता हूं, फिर उसको समझते हैं कि उसको कैसे बनाते हैं। उदाहरण 2 कहता है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। अब यहां 2-3 चीज आपको देखने को मिलेगी, एक धनात्मक, एक सम, एक पूर्णांक, फिर यहां पे आपको धनात्मक विषम पूर्णांक। जब हम लोगों ने कल पिछली वीडियो में जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था तो हम लोगों ने पूर्णांक पढ़ा था, इंटीजर्स, पूर्णांक पढ़ा था। पूर्णांक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 1 2 3 4 ... 0 और उसी तरह से -1 -2 -3 इसका ... ये जो पूरा समूह है ये हमारा क्या कहलाता था, पूर्णांक कहलाता था। तो यहां पे कह रहा है कि धनात्मक समपूर्णांक, यानी कि पूर्णांक हो, पूर्णांक में भी पॉजिटिव नंबर हो, यानी ये वाला पार्ट ना हो। दूसरा बोलता है सम, तो सम क्या, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या में 2 का भाग लग गया। तो जिस संख्या में 2 का भाग लग जाएगा वो सम संख्या, और जिस संख्या में 2 का भाग नहीं लगता है वो विषम संख्या। यानी कि इसमें सम पूर्णांक में हो जाएगा 2 4 6 8, क्योंकि इसमें 2 का भाग लग रहा है। विषम में 1 3 5। तो ये बोल रहा है कि ये जो प्रत्येक संख्या जो है सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, ये आपको दर्शाना है। तो ये प्रश्न जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बनेगा। तो हमें सबसे पहले जब इस प्रश्न को बनाएंगे तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है जहां a बराबर bq + r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो आपको जब ये लिख देंगे, इसके बीच में आपको वो स्टेटमेंट लिखना है,
वो स्टेटमेंट के बाद ये। अब देखिए यहां पे r का जो मान है ये r के मान पे आते हैं, 0 से बड़ा और b से, g से 0 के बड़ा या बराबर और b से छोटा होगा। अगर b 0 से बड़ा बड़ा और b से छोटा, मान लीजिए कि b हमारा 5 है, तो r क्या होगा? r या तो 0 होगा या फिर 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा। 5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि r का मान b से छोटा होगा। अगर b बराबर 3 होगा तो r हमारा क्या हो सकता है? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अब देखिए ये यहां पे है 2q और ये है 2q प्लस 1। अच्छा, इस 2q को हम लिख सकते हैं 2q प्लस 0 और ये 2q प्लस 1 तो है ही। तो देखिए ये 2q प्लस 0, तो हम क्या करते हैं यहां पे ये किस चीज को याद दिला दे रहा है आपको? BQ प्लस R को याद दिला रहा है, BQ प्लस R। अब यहां Q है, Q के जगह पे कुछ भी हो सकता है, M हो, N हो, R हो, अलग अलग प्रश्न में कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये इस रूप का है तो हम B को मान लेते हैं, B को हम मान लेते हैं कि B हो, B को मान लेते हैं कि 2 है। तो लिखते हैं यदि B बराबर 2, यदि B बराबर 2 होगा तो क्या होगा? तो फिर ये हो जाएगा A बराबर 2Q प्लस R, जहां R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2। R 0 से बड़ा बराबर और 2 से छोटा, यानी कि R का क्या क्या मान हो सकता है? पॉसिबल मान क्या क्या होगा? R या तो 0 होगा या तो 1 होगा या 2 होगा, सॉरी 2 नहीं होगा, 2 क्या, 2 से छोटा, तो या तो R 0 होगा या 1 होगा। इस केस में 2 ही, अगर B बराबर हम 2 लेते हैं तो R का 2 ही मान होगा, यानी कि हमारे 2 केस बन रहा है। जो यहां पे संख्या रहेगा उस अनुसार हम B को लेंगे और B को लेंगे उससे जो केस होता है बनता है उसको लिखेंगे। तब यहां लिखेंगे R बराबर 0 के लिए, R बराबर 0 के लिए हमारा पहला केस क्या बनेगा? A बराबर 2Q प्लस 0, यानी कि A बराबर 2Q। और यहां जो दूसरा केस हमारा बनेगा R बराबर 1 के लिए, ये बनेगा A बराबर 2Q प्लस 1। 2 केसेस बन गया। अब इसमें हम 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे हम, 2Q में 2 का भाग देते हैं, 2Q बाई 2, तो ये 2 से ये 2 कट गया, यानी Q टाइम C में लग गया, ये पूरा पूरा कट गया। और हम जानते हैं कि जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग लग जाता है वो सम पूर्णांक होता है, वो सम संख्या होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसमें नहीं, इसको लिखे चूंकि यह 2 से भाज्य है या फिर विभाज्य है, अतः यह एक धनात्मक सम पूर्णांक है। दूसरी तरफ अब ये 2Q प्लस 1 है, इसमें 2 से भाग देंगे अगर हम 2Q प्लस 1, तो इसमें 2 का भाग नहीं लगेगा, और 2 का भाग जिसमें नहीं लगता वो विषम पूर्णांक है। तो यहां लिखेंगे चूंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है, अतः यह एक विषम, पहले धनात्मक लिख दीजिए, अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमने क्या किया? पहले हमने B को मान लिया, जो क्वेश्चन पे जो था Q का जो गुणज था, जो गुणांक था, उसको हमने B मान लिया। B के अनुसार हमें R के 2 मान मिल गए। इसको हम उसी वक्त R का जो मान आएगा आप उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। अलग अलग 2 केस बना, एक आया A बराबर 2Q, एक आया A बराबर 2Q प्लस 1। एक चूंकि 2 से विभाज्य है
तो 2 से भाग लग रहा है तो वह धनात्मक सम संख्या हो जाएगा, और 1 में 2 से भाग नहीं लग रहा है तो वह धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। इसी तरह से हमारा जो भी रहेगा Q के बगल में जो रहेगा उसको हम B मान लेंगे। B मानने के बाद उसके R के जो वैल्यू आएंगे वो केसेस हमारे बनेंगे, उस केस के अनुसार हमें काम करना है। तो ये था हमारा उदाहरण नंबर 2। आइए उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं। उदाहरण 3 कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। यह दर्शाना है धनात्मक विषम पूर्णांक, इससे पहले हमें सम पूर्णांक दर्शाना था। तो अब हम इसे देखते हैं। पिछले वाले में सम और विषम दोनों दर्शाना था कि 2q एक सम पूर्णांक है और 2q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है। अब देखिए यहां पे ये q के बगल में जो है वो 4 है, तो हम क्या करेंगे, हम b का मान इस बार 4 ले लेंगे। तो जैसे ही हम b का पहले उससे पहले हमें क्या करना है, हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। और जो पूरा इसका प्रमेय है वो लिख देंगे। उसके बाद ये क्या होता है, a प्लस ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है। अब हम यहां करेंगे b बराबर 4। b बराबर 4 करेंगे तो क्या बनेगा, a बराबर 4q प्लस r, जहां r 0 से बड़ा बराबर और 4 से छोटा होगा। ठीक है, इसको फिर से अच्छे से लिख देते हैं, r लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि अब इससे कितने केसेस बनेंगे r के, तो यहां पे r बराबर आपका एक 0 बनेगा, क्योंकि 0 से तो बड़ा और बराबर भी है तो 0 तो होगा ही। फिर 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 नहीं बनेगा क्योंकि 4 से छोटा है। तो r का 4 मान आ रहा है, यानी हमारे 4 केसेस बनेंगे। r बराबर 0, r बराबर 0 लेंगे तो क्या होगा, a बराबर 4q प्लस 0, यानी a बराबर 4q। तब देखिए 4q में 2 का भाग लग जाएगा, तो लिखेंगे कि यह 2 से विभाज्य है, अतः यह एक धनात्मक सम पूर्णांक है। जब r बराबर 0। अब जब ये हो गया, अब जब r बराबर 1, 4 केसेस है r के, तो r के 4 मान होंगे। जब r बराबर 1, तो r बराबर 1 तो हो जाएगा a बराबर 4q प्लस 1। अब 4q प्लस 1 जो है, जो हमारा 4q प्लस 1 है, क्या उसमें 2 का भाग लगेगा, 4q में लग रहा है 2 से भाग, तो 4q प्लस 1 में 2 का भाग नहीं लगेगा। तो लिखेंगे चूंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है, अतः यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। 2 का जिसमें भाग नहीं लगेगा वो क्या होगा, विषम होगा, दशात्मक विषम पूर्णांक है। और हमें तो यही शो करना है ना कि 4q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये तो हमारा हो गया। अब r बराबर जो तीसरा केस है, जब r बराबर 2 हो। अब देखिए r बराबर 2, यानी कि ये हो जाएगा a बराबर 4q प्लस 2। अब यहां से इसको हम लिख सकते हैं 4q प्लस 2, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2q प्लस 1, और 2 से वो 2 कट जाएगा,
यानी कि इसमें 2 का भाग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसमें 2 का भाग लग जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका धनात्मक समपूर्णांक हो जाएगा। चूंकि यह 2 से विभाज्य है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4q + 2 है बाई 2, 2 से भाग देंगे तो इसको लिख सकते हैं 4q/2 और +2/2, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो पूरा पूरा भाग लग रहा है ना, तो पूरा पूरा जब भाग लगेगा तो हमारा क्या होता है, 2 का भाग लग गया तो वो हमारा सम संख्या होता है। तो यह 2 से विभाज्य आता है, यह एक धनात्मक समपूर्णांक है। अब एक केस बच जाता है हमारा, वो केस है जब r बराबर 3 हो। जब r बराबर 3, तो r बराबर 3 तो a बराबर हो जाएगा 4q + 3। 4q + 3 में 2 का भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये हमारा 4q में तो लग जाएगा, +3/2 हो जाएगा, तो वो पूरी तरह से भाग नहीं लगेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो हम लिखेंगे चूंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है, अतः यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि 4q + 1 और 4q + 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका द्वारा दर्शाना था। तो अब आगे हमने आज उदाहरण 2 और 3 देखे। अब इसी पे आधारित प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न संख्या 2, 4 तथा 5 है, जो कि अच्छे प्रश्न बनते हैं वो है, तो उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। उन तीनों क्वेश्चन को अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, फिर से देखेंगे, और जिन लोगों ने इसके पहले वीडियो को नहीं देखा है, पार्ट 1 को नहीं देखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पार्ट 1 को भी देख ले। आपको क्या करना है, आप खुद से भी उस प्रश्न को बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अध्याय प्रश्नावली 1.1 का जो भी b का मान लेंगे, b के मान पे हमारा r निर्धारित होगा कि r का क्या क्या वैल्यू है, और जो r के वैल्यू पे अलग अलग केसेस बनेंगे। आपको 3 ही चीज पूछ सकता है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक। पूर्णांक क्या है ये पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, आज भी मैंने थोड़ा सा बता दिया है, तो उस अनुसार हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। जो भी 10वीं की इस बार परीक्षा देंगे, 10वीं की परीक्षा देंगे, उनके लिए ये वीडियो सब अति महत्वपूर्ण है। ये भाग 2 है, इसके बाद और सारे वीडियो जाएंगे इस चैप्टर से। फिर अगले चैप्टर हम सारे NCERT गणित हिंदी माध्यम की हम लोग सारी प्रश्नावली, सारी अध्याय को करने वाले हैं। इसलिए इस चैनल को आप लोग उन विद्यार्थी तक जरूर पहुंचाए जो इस बार 10वीं की परीक्षा में अपीयर होंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी लोग इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको जो भी त्रुटि दिखती है उसे प्लीज कमेंट करके बताएं, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।